नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसका होगा लाइट पार्ट 2, यानी प्रकाश, जो आप लोगों ने शायद परसों पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। और आज हम उसी का बाकी का पार्ट पढ़ेंगे बेटा। लाइट 02 हम पढ़ेंगे, क्योंकि कल आपकी क्लास कोई हो नहीं पाई थी एप्लीकेशन में दिक्कत के कारण। आज आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आएंगे और कमेंट करके मुझे एक बार बताएंगे कि आप सभी को मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। एक बार बताओ जल्दी से, ठीक है? हाँ, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बेटा। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा क्लियर, और आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है। तो सभी लोग लिखेंगे, चैप्टर हमारा वही चल रहा था बेटा, लाइट। चैप्टर हमारा वही चल रहा था, कौन सा? लाइट। और लाइट का आज दूसरा पार्ट है, तो लाइट 02 आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? लाइट 02 आज हम पढ़ेंगे। प्रकाश का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब ओके है? चलो करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, कि लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट होता क्या है, लाइट की स्पीड क्या होती है, कहाँ पर लाइट ट्रेवल कर सकता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। एक लुमिनियस होता था, जो जिनके पास अपनी लाइट होती है, एक नॉन लुमिनियस अप्रदीप्त वस्तु होती थी और प्रदीप्त वस्तुएं होती थी। ठीक है बेटा, इस तरीके से ही था कि प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त। जैसे चंद्रमा जो था वो अप्रदीप्त वस्तु थी। तो ऑब्जेक्ट भी आपने दो टाइप के पढ़ लिए थे, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। ठीक है, अब इसके बाद हम जब पढ़ते हैं, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था बेटा कल, कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है उसके नियम पढ़ लिए थे बेटा। ठीक है, नियम भी पढ़ लिए थे रिफ्लेक्शन के, कि भाई एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, इस तरीके से हमने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, चलो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में भी मैं डलवा दूंगा, चिंता मत करो बेटा, हिंदी में डलवा दीजिए क्विज, बिल्कुल डलवा देंगे। ठीक है, चलो तो अब हम इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अगले टॉपिक का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो सभी लोग, अब हमारे बच्चे हेड टॉपिक का नाम डालेंगे टाइप। देखो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अब हम पढ़ेंगे बेटा, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे बोलिएगा? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे। लिखें, परावर्तन के प्रकार। लिखिएगा बेटा, परावर्तन के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे किसी बॉल का बाउंस हो जाती है, जैसे मेरे हाथ में बॉल है, बॉल को मैंने ऐसे पटक के मारा और बॉल वापस आ गई। तो जैसे लाइट, जैसे ऐसे ही बिल्कुल जैसे बॉल लाइट क्या कह रहा हूँ, बॉल वापस आ जाती है टकरा के, वैसे ही लाइट का टकरा के किसी सतह से, किसी सरफेस से वापस आ जाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसके दो नियम हमने पढ़ लिए थे, एंगल आई बराबर एंगल आर। और फिर हमने पढ़ लिया था बेटा कि आपका क्या बोलो, कि एक इंसिडेंट रे होती है जो आती है, और जो आपतित किरण कहते हैं जो आती है, जो टकराने के बाद जाती है, उसको क्या कहते थे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, और बीच में नॉर्मल बनाते थे, तो वो तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। यानी किस किस बच्चे ने मेरी लास्ट क्लास जो है वो पढ़ ली है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बेटा। परावर्तन के मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? रिफ्लेक्शन के मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दो टाइप होते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहला टाइप जो आता है रिफ्लेक्शन का, इसका नाम है बेटा, लिखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर पिज्जा नहीं है ये, रिफ्लेक्शन है। तो लिखें, सबसे पहला जो टाइप आता है रिफ्लेक्शन का, वो क्या आता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन आता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? नियमित परावर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसे कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि नियमित परावर्तन इसको कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि कोई प्रकाश की किरण आती है और वो वापस टकराने के बाद चली जाती है, जहां से आई थी वहीं चली गई, जहां से आई थी बेटा वो लाइट की रे, वहीं पर वापस वो चली गई, तो इस चीज को हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन कहते थे। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, मान लो जमीन है या कोई मेज है, टेबल है, कुछ भी है ये, और इस तरीके से देखो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बच्चों कि मैं तुमको याद भी करवा दूंगा, इतनी हार्ड नहीं होती है साइंस। अगर मेरे से पढ़ लिया तो विज्ञान आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चलो, तो जैसे ये कोई सरफेस है, सतह है, और इस तरीके से प्रकाश की किरण आई, ऐसे लाइट की रे इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से लाइट की रे, प्रकाश की किरण इस तरीके से बेटा आ रही थी, और वो टकराने के बाद इस तरीके से चली गई। टकराने के बाद किस तरीके से चली गई? इस तरीके से। लाइट की रे टकराने के बाद इस तरीके से चली गई। तो बच्चे, आप लोग यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरण जैसे आई थी वैसे ही चली गई, मतलब वो पैरेलल आ रही थी। पैरेलल का मतलब समानांतर वो आ रही थी, और वो जब जा रही हैं तब भी वो क्या जा रही हैं? पैरेलल जा रही हैं, समानांतर जा रही हैं। मतलब जब पैटर्न सेम हो जाता है, जब एक क्रम, यानी जैसे वो आई हैं वैसे ही वो वापस भी चली जाएं टकराने के बाद, ऐसे परावर्तन को, ऐसे रिफ्लेक्शन को मेरे बच्चे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे परावर्तन को? ठीक है, ऐसे परावर्तन को रेगुलर कहते हैं, जहां पर जिस क्रम से वो आई हैं, जिस पैटर्न से वो आई हैं किसी सतह के ऊपर, उसी पैटर्न से वो वापस चली जाएं, ऐसे परावर्तन को बेटा क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, क्या आपको यहां तक समझ में आया? यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? देयर इज ए, क्या होगा बेटा? देयर इज ए डेफिनिट पैटर्न, डेफिनिट पैटर्न ऑफ ऑफ लाइट रेज, देयर इज ए डेफिनिट पैटर्न ऑफ लाइट रेज। ठीक है, कौन सी लाइट रे? जो इंसिडेंट है बेटा, जो आती हैं उनको क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जो टकराने के बाद जाती हैं उनको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। तो जैसे वो आती हैं वैसे ही वो जाती हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन मत कहो आरोसी जी, क्या कहेंगे आप लोग? जिस पैटर्न, जैसो समानांतर रेखाएं जानते हैं जिनके बीच का दूरी बराबर बराबर होता है, तो जैसे वो आई थी पैरेलल, पैरेलल का मतलब समानांतर, वैसे ही वो टकराने के बाद गई भी हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा? देयर इज ए डेफिनिट पैटर्न ऑफ लाइट रेज। ठीक है, यानी इस परावर्तन में, हिंदी में लिख देता हूं बेटा, इस परावर्तन में प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का एक निश्चित स्वरूप होता है, एक निश्चित स्वरूप होता है। क्या होता है बेटा? एक निश्चित स्वरूप होता है, किसका? लाइट की जो रे हैं वो जिस पैटर्न से आती हैं उतनी पैटर्न से वो जाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। किस किस को समझ में आया? एक बार हाथ खड़ा करके और ऐसे बताएंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। सब बच्चे एक बार हाथ खड़ा करो और बताओ सर हाँ मुझे समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा, सबको समझ में आया यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, ये ना तभी पॉसिबल हो पाता है बेटा, ये नियमित परावर्तन तभी हो पाता है जब आपकी ये जो सरफेस है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं, सतह। ये तभी पॉसिबल हो पाता है बेटा जब आपकी ये सरफेस जो है ये कैसी हो जाए? आपकी ये जो सरफेस है, आपकी ये जो सतह है, ये क्या हो जाए? एकदम स्मूथ हो जाए। सरफेस क्या हो जाए? आपकी स्मूथ हो जाए। स्मूथ का मतलब एकदम चिकनी, प्लेन, प्लेन हो जाए। ठीक है, और पॉलिश हो जाए, तो तभी ये रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है? पॉसिबल। यानी जब आपका सतह, आपकी जो ये सरफेस है, ये कैसी हो जाए? स्मूथ का मतलब चिकनी हो जाए। ठीक है, चिकनी हो जाए, पॉलिश हो जाए, या फिर एकदम प्लेन हो, तो ऐसी सतह से हमेशा कैसा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन होता है। ऐसी
जो सरफेस है उससे कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर। ठीक है जितेंद्र जी, बात समझ पाए सभी बच्चे? बेटा जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि ऐसी सतह से कैसा परावर्तन होता है आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, नियमित परावर्तन जिसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? किस किस को समझ में आ गया? सबको। अब सुनो अगला, इसका दूसरा टाइप देखो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणों का आना और टकरा कर चले जाना। तो जो आती हैं उनको कहते हैं, आती है बुलाती है, बुला ले जाने का नहीं, वो वाला डायलॉग सुना है तुमने? ठीक है, तो आती हैं जो, उनको क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो टकराने के बाद जाती हैं उनको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो जब जैसे वो पैटर्न से आई हैं, जिस क्रम से वो आई हैं, उसी क्रम से वो चली जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, नियमित परावर्तन उसको कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब सुनो बेटा पूजा कुमारी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला हमारा क्या आता है, सेकंड जो आता है उसे कहते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहते हैं बेटा हम? सेकंड जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी इसे हिंदी में अनियमित परावर्तन बच्चों कहा जाता है। कहा जाता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन इसे कहा जाता है, अनियमित परावर्तन। या मेरे प्यारे बच्चों इसे ना हम दूसरी भाषा में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, यानी परावर्तन का जो दूसरा प्रकार है, इसी को बेटा क्या कहा जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही प्यारे बच्चों, अन्य ये जो अनियमित परावर्तन है इसी को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एंगल बिल्कुल जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से अगर वो इस तरीके से देखो बेटा, ठीक है, यानी कि जिस पैटर्न, एंगल मायने नहीं रखता यहाँ पर, पैटर्न मायने रखता है। समानांतर है नहीं, पैरेलल, और गई भी कैसे हैं, पैरेलल, समानांतर। तो अगर ऐसा हो जाए जैसे आई थी वैसे ही जाएं तो उसको क्या कहते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा। क्लियर है? चलें आगे। अगला क्या आता है, इर्रेगुलर अनियमित परावर्तन, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग आयशा रानी जी, रिस्की आसिफ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। और चलिए बोर्ड को डार्क ब्लैक कर दीजिए, डार्क ब्लैक कर दीजिए प्लीज सर। डार्क ब्लैक तो है ही बच्चे, ठीक है। सौम्या जी राधे राधे बेटा। चलो, अनियमित परावर्तन को ही क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर वहां पर हमारी जो सरफेस थी वो कैसी थी, बिल्कुल स्मूथ प्लेन। लेकिन यहाँ पर जो बेटा सरफेस होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। मान लो ये सरफेस है तो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ बने हुए हैं, ऊंचा है नीचा है। तो ये जो सरफेस है ये कैसा है बेटा, पहाड़ बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, ये पहाड़ सा बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से मान लो पैरेलल लाइट रे आई, लाइट रे जो आ रही हैं वो अब भी कैसे आ रही हैं, पैरेलल। प्रकाश की किरण अब भी समानांतर आ रही हैं, लेकिन जब वो जा रही हैं तो देखना, अब देखना बच्चों, वो इस तरीके से चली गई, ये इस तरीके से चली गई, ये इस तरीके से चली गई। तो क्या ये जाने वाली जो आने वाली हैं, क्या ये समान पैटर्न है? तुमसे पूछता हूं, नहीं है ना। यानी जिस पैटर्न से, जिस क्रम में वो आई थी उस क्रम में वो जा नहीं रही। ऐसा परावर्तन, भाई परावर्तन का मतलब तो टकराना है, तो टकराना जो ऐसा हुआ है इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। और ये हुआ क्यों है विशाल? ये इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि ये जो सरफेस है, हमारी सतह जो है, ये कैसी है, ये पॉलिश नहीं है, प्लेन नहीं है, ये समतल नहीं है। ये कैसी है बेटा, प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। तो टकरा के कोई कहीं भी जा रहा है, लेकिन आ कैसे रही थी वो, समानांतर जा नहीं रही हैं, जा नहीं रही हैं, क्या, समानांतर, पैरेलल नहीं जा रही हैं। क्लियर? तो ऐसा जो परावर्तन है उसे क्या कहते हैं बेटा हम, अनियमित परावर्तन उसको बच्चों कहा जाता है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं बाबू क्या, कि देयर इज नॉट ए डेफिनिट पैटर्न ऑफ light rays, there is not a definite pattern of light rays। यानी कि इस परावर्तन में प्रकाश किरणों का
प्रकाश की किरणों का कोई निश्चित किरणों का कोई निश्चित कोई निश्चित स्वरूप, पैटर्न का मतलब स्वरूप नहीं होता, कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। याद रखेंगे बेटा, जैसे पहले वाले में क्या था, हाँ याद रखना, पहले वाले में क्या था, एक निश्चित स्वरूप था, यानी जिस तरीके से आई है, जैसे आई वैसे गई, यानी जैसे आई, रेगुलर में क्या था, जैसे आई वैसे गई, वैसे चली गई, तो उसको क्या कहते हैं, रेगुलर, नियमित, यानी समानांतर आई समानांतर चली गई। और उसका कारण यह है कि ये जो सरफेस थी, सतह, ये स्मूथ थी, चिकनी, प्लेन, पॉलिश, एकदम प्लेन थी। लेकिन इसका भी कारण क्या है, आई तो समानांतर, गई समानांतर नहीं। इसके ये हुआ क्यों है, क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है इर्रेगुलर में, ये जो सरफेस होती है सतह, ये क्या होती है, रफ सरफेस होती है, भद्दी, यानी उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, प्लेन नहीं होता है बेटा। क्या नहीं होता है बच्चों, प्लेन नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे, तो याद रखेंगे अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड होगी सरफेस, या नॉट प्लेन, प्लेन नहीं होगी, या फिर एक ही बात लिख दो, रफ सरफेस। रफ का मतलब भद्दा सरफेस होगा, प्लेन नहीं होगा। रफ का मतलब क्या होता है बेटा, भद्दा सतह होगा आपका, स्मूथ नहीं होगा, चिकना नहीं होगा एकदम। ठीक है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा एक इरेगुलर, इसी को डिफ्यूज भी कहते हैं, और एक हमारा क्या पढ़ लिया हमने बेटा, रेगुलर। तो किस किस बच्चे को दोनों समझ में आ गए बेटा, रेगुलर भी समझ में आ गया। आज बच्चों आप लोगों से माफी चाहता हूं कि YouTube 10 बजे वाली क्लास जो रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर चलती है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि आज आपके लिए ना एक सरप्राइज है। कितने बजे, 2 बजे। कब, YouTube चैनल पर, रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर आपके लिए सरप्राइज है। तो क्या सरप्राइज है, 2 बजे आज आप लोग जुड़ेंगे वहां पर, कि आपके ना आरपीएफ के जो एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम, या एएलपी है, एनटीपीसी है, उनको अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ठीक है, कल से वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा 30, कितने, 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि जो 30 प्रैक्टिस सेट कर गया, रेलवे में झंडे गाड़ के आएगा, वो रेल के ऊपर झंडा गाड़ के आएगा, क्योंकि साइंस का ही सबसे ज्यादा वेटेज होता है बेटा रेलवे के एग्जाम में, जीके जीएस में। बात समझ पा रहे हो, तो परसों से ही स्टार्ट हो जाएगी, आज अनाउंसमेंट होगी उस चीज की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर आना दोपहर 2 बजे। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं। तो दोनों समझ में आ गए, रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं, 2 बेटा। क्या बोलो, एक आपका रेगुलर नियमित, और एक आपका क्या हो गया, इर्रेगुलर अनियमित। क्लियर है बेटा, समझ में आए सबको, बहुत बढ़िया। रफ सरफेस से जो होगा, भद्दी सतह से, वो क्या होगा, अनियमित, और जो स्मूथ प्लेन सरफेस से होगा, चिकनी सतह से, वो कैसा होगा, आपका नियमित। ठीक है, बस इतना ही मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। जो बच्चे लेट हो गए हैं, बस 2 प्रकार के हमने क्या पढ़ा है, परावर्तन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, परावर्तन होता क्या है, और उसके 2 लॉ पढ़े थे, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये पढ़ा था ना। किस किसने लास्ट क्लास में 2 नियम पढ़े थे परावर्तन के, 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे आप लोगों ने। ठीक है, हाँ आज नहीं हो पाई है बेटा 10 बजे वाली यूट्यूब की क्लास, कल से स्टार्ट हो जाएगी वो। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा। नहीं, ग्रेजुएशन कोई जरूरी नहीं है बेटा, कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आरपीएफ में सिर्फ 10+2 भी चल जाएगा, 10वीं 12वीं, 12वीं सॉरी। ठीक है, चले बेटा, अगला हमारा टॉपिक जो आता है, लिखो बेटा, अगला टॉपिक हमारा आता है बच्चे, एंगल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लिखो, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या आता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, लिखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, इसे हिंदी में कहते हैं विचलन का कोण। क्या कहते हैं इसको बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन को हिंदी में कहते हैं विचलन का कोण। सभी लोग हेडिंग डाल दो, एंगल ऑफ डेविएशन को हिंदी में कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं बच्चे। ठीक है, मिल जाएगा मनीष कुमार जी आपको क्लास। तो विचलन का कोण, इसको सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये निशान जो है, ये एंगल ऑफ डेविएशन को दर्शाने का चिन्ह है बेटा। ठीक है, इसे ना क्या कहते हैं, इस निशान को डेल कहते हैं। क्या कहते हैं इस निशान को, डेल, डेल कहते हैं इसको। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है, वो इसको दर्शाने का चिन्ह है, डेल कहते हैं इसको बच्चे। क्या कहते हैं इसको, डेल। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेगा बेटा, विचलन का कोण आखिरकार होता क्या है। बच्चे इतना ध्यान से सुनिएगा कि
बस कह रहा हूं ना, पेपर में छपेगा ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल राकेश जी, देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए बच्चे, ठीक है। तो ये पेपर में छपेगा। अब मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये है कोई सरफेस, ये कोई सतह है, सरफेस, ठीक है। ये क्या है बेटा, कोई सरफेस है, सतह। ये क्या है हमारा, कोई सरफेस, सतह है। और इससे क्या होगा, परावर्तन होगा। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, लाइट की रे इस तरीके से आई और टकरा के इस तरीके से वो चली गई। बहुत बढ़िया, यानी कि आई, टकराई और चली गई। देखो ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, ठीक है। हाँ देखो बेटा, यानी प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, टकरा के चली गई, और ये आपका पॉइंट है, बीच में होता है। और यहां पर मैं क्या बनाता था, नॉर्मल। यहां पर मैं क्या बनाता था, बीचों बीच में क्या बनता था हमारा, नॉर्मल। मैंने कल भी समझाया था ये वाली बात, कि बीचों बीच में क्या बन जाता है, नॉर्मल, जिसे अविलंब कहते थे। क्या कहते थे बेटा, जिसको अविलंब कहा जाता था, नॉर्मल। तो बीचों बीच में नॉर्मल बन जाता है। इस किरण को क्या कहते थे, जो आती है, आती है, जो आती है उसको क्या कहते थे बेटा, इंसीडेंट रे। यानी जो आती है उसको कहते थे आपतित किरण। क्या कहते थे बेटा उसको, आपतित किरण। और जो जाती है उसे क्या कहते थे हम, जो जाती है उसे कहते थे हम रिफ्लेक्टेड रे, यानी उसे हम कहते थे परावर्तित किरण। किस किस को ये बात पता है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, किस किस को ये बात पता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, जल्दी से बताओ बेटा। यूट्यूब की वेट कर रहे थे आप लोग बेटा, नहीं, यूट्यूब का तो इवेंट लगा रहता है ना, तो उस पर आज बेटा बेटा क्लास हमारी नहीं थी, ठीक है। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आया बेटा सबको, यहां तक। सर वर्क एनर्जी पावर का भी पीडीएफ बेटा आपको मिलेगा। बताओ, ये कोई सरफेस है, इस कोण को क्या कहते थे बेटा, आप बोलो। इसको कहते थे एंगल आई, और इसको कहते थे एंगल आर। यानी ये कोण जो अविलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और ये जो जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है कोण आर। अब जरा सुनो बेटा, अगर ये सरफेस ना आती तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही थी, सीधी सीधी। भाई इंसिडेंट रे ऐसे ही तो जा रही थी, सीधी सीधी। ये बेचारी ऐसे ही तो जा रही थी, सीधी सीधी। अगर ये सरफेस ना आती बीच में, तो ये तो बेचारी सीधी जा रही थी इस तरीके से। अगर ये लाइन ये नहीं आती तो ये तो सीधी जा रही थी इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो बेटा, ये तो सीधी जा रही थी इस तरीके से। क्लियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो बेटा, ये इस तरीके से जा रही थी। और आप लोग जानते हो कि बेटा एक लाइन पर जितना एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, 180 डिग्री। कितना बनता है, एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, 180 डिग्री। ये जो एंगल बना है 180 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। अब जरा सुनो बेटा, ये है आई, ये है आर। अब एंगल ऑफ डेविएशन पता है क्या होता है, ये जो कोण होता है ना, ये वाला, ये होता है डेल। यानी कि जो एक्चुअल पाथ था, प्रकाश की किरण को ऐसे जाना था सीधे बिल्कुल, लेकिन वो टकराने के बाद किस तरीके से चली गई, इस तरीके से। तो जो जहां चली गई है वो, और जो इसका रियल एक्चुअल पाथ था, दोनों के बीच में ये जो कोण बना है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा इसको, विचलन का कोण इसे कहते हैं। कौन कौन सी लाइन के बीच में, ये रियल पाथ है, यानी ऐसे वो सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन टकरा के वो इधर चली गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है और इसका जो रियल पाथ है, वास्तविक जो रास्ता है, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है बेटा, विचलन का कोण कहलाता है। किस किस को समझ में आया बेटा। अब ये कैसे निकलेगा, तो डेल बराबर, इसको निकालने का सूत्र है 180 माइनस
आई प्लस आर, ये लो हो गया। मतलब एक बात बताओ बेटा, ये टोटल एंगल कितना होगा यहां से लेके यहां तक, यानी इस लाइन से लेके इस लाइन तक टोटल एंगल कितना होगा 180। तो मुझे तो सिर्फ यही चाहिए ना नीचे वाला, तो इसको निकालने के लिए 180 में से इन दोनों को घटा दो, आई को और आर को दोनों को घटा दो, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का सूत्र मिल गया। बोलो समझ पाए, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन विचलन का कोण निकालने का सूत्र है। 180 में से आई और आर को जोड़ के घटा दो। और ये बात आप भी जानते हो कि आई हमेशा किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। भाई ये तो परावर्तन का पहला नियम था, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या था, आई बराबर क्या होता है आर। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं इस सूत्र को 180 माइनस 2i, क्योंकि आर की जगह आई लिख सकता हूं, और ऐसे भी कह सकता हूं 180 माइनस 2r, क्योंकि आई की जगह आर लिख सकता हूं। तो एक ही बात है या नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ किस किस को समझ में आया ये नियम। बस इतना याद रखो कि देखो ये थी इंसिडेंट रे, ये टकराई यहां से और ये चली गई, तो एक्चुअल में अगर ये टकराती नहीं तो इसका रियल पाथ जो था, वास्तविक रास्ता ये था, लेकिन टकरा के इधर चली गई। तो ये जो टकराने वाला रास्ता है और ये रियल रास्ता, वास्तविक जो रास्ता है, दोनों के बीच का कोण कितना कहलाता है, विचलन का कोण। और ये होता है आई, ये होता है आर, ये टोटल 180 होता है बेटा एक लाइन पर कोण जो बनता है। तो 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तभी तो ये आएगा, आई और आर को घटा दो। किस किस को बेटा समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सुदीप जी बिल्कुल बताओ, आंसर क्या आएगा, 180 माइनस आई प्लस आर, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, विचलन का कोण आ जाएगा। क्योंकि आई बराबर आर होते हैं, आई बराबर आर होते हैं, तो आर की जगह आई लिख लो 2i, और आर की जगह आई लिख सकते हो 2r, तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। किस किस को ये समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे सभी प्यारे बच्चे। जल्दी जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा, सबको समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं बेटा, 850-900 बच्चे देख रहे हैं क्लास को, तो थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लाई करने में। बार बार आप एक ही कमेंट को लिख दिया करो तो थोड़ा सा मुझे वक्त मिलेगा आपको रिप्लाई करने का। विश्वजीत कुमार जी पूछिए बेटा आपका क्या क्वेश्चन है, ठीक है, आ गया समझ। तो अगर डेल निकालना है तो 180 में से आई और आर को घटा दो। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं बेटा, बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइएगा, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन को, बताइएगा अगर मैं आपको दे दूं एंगल आई बराबर 45 डिग्री है, तो आपको बताना है एंगल आर कितना होगा, और आपको बताना है डेल यानी एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। बताना जरा क्या आएगा, विचलन का कोण कितना होगा और आर भी बताना है। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, विचलन का कोण भी बताना है और आर भी बताना है। अब बताना जरा क्या आएगा बेटा आंसर। तो ऐसा ही सवाल आपके पेपर में बेटा पूछा जा सकता है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। राजमन जी बिल्कुल बेटा आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, बहुत बढ़िया। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि एंगल आई जितना होता है उतना ही एंगल क्या होता है, आर होता है। तो एंगल आई जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, और डेल निकालना है तो आपको बताया था 180 में से
इन दोनों को जोड़ के घटा दो, या फिर इसका डबल घटा दो, इसका भी डबल घटा दो, कोई सा कुछ भी कर लो। तो क्या आएगा, 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल आई भी आ गया आपका, आई 45, आर 45, डेल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ठीक, चलो। तो यहां तक आपको समझ में आया बेटा, क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोग? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो रिफ्लेक्शन के, परावर्तन के प्रकार पढ़े, दो, नियमित, अनियमित, रेगुलर, इरेगुलर, उसके बाद विचलन का कोण पढ़ा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया अनुराग जी, धन्यवाद। और इसके बाद आपको ऐसा सवाल बेटा पेपर में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग कर देना। ठीक है, इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा आपका केमिस्ट्री भी। चलो, अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा, हेडिंग डालो। अब हम पढ़ने वाले हैं आज, मिरर पढ़ने वाले हैं। मिरर का मतलब है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं बोलिएगा, दर्पण पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा बच्चे, मिरर, दर्पण। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा मिरर आखिरकार होता क्या है, दर्पण आखिरकार होता क्या है बेटा, इसको नहीं कहते स्नेल्स का लॉ, वो तो दूसरा आता है बेटा, वो रिफ्रैक्शन में आएगा, अपवर्तन में, साइन आई बटे साइन आर, वो अलग चीज है, उसे हम आपको बताएंगे स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ये नहीं है वो। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो सभी लोग, मिरर, दर्पण। बेटा एक्चुअल में मिरर होता क्या है, देखो ये है मेरे पास कांच का गिलास, ये कांच है, क्या है ये, कांच, इसकी आर पार दिख रहा है, मुझे इसमें से आर पार दिख रहा है, यानी कि ये कांच जो होता है उसमें से ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, आर पार देखा जा सकता है। लेकिन बेटा इसी कांच को देखो, ये बाहर से है और ये है अंदर से, ये बाहर है ये अंदर है। अगर इस कांच की कितनी सरफेस होती है बेटा, इस कांच की दो, एक बाहर वाली सतह होती है और एक अंदर वाली सतह होती है। अगर इस कांच की एक सतह को, एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए, तो यही कांच किसका काम करने लगता है, यही कांच आपका दर्पण का काम करने लगता है। हाँ बिल्कुल विश्वजीत, अभी बनाने आपको नोट्स, और कब बनाओगे बेटा, टाइम तो देता हूं लिखने का। तो बेटा देखो मैं क्या कह रहा हूं, कांच जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। अगर मैं कांच के दो सतह होते हैं, एक तो देखो बाहर वाला है और एक अंदर वाला है। अगर कांच की एक सतह को पॉलिश कर देते हैं, तो बेटा पॉलिश कर दो, तो दूसरी वाली जो सतह है उसमें हमारा शकल, शकल कहते हैं, चेहरा दिखेगा। यानी एक सतह को अगर पॉलिश कर दूं ना, तो दूसरी वाली जो सतह है मेरी तरफ, उसमें मेरा चेहरा मुझे दिखने लगेगा, और इसी को दर्पण कहते हैं। यही बन गया आपका मिरर। यानी मिरर क्या होता है, लिखो, मिरर इज द पार्ट ऑफ ग्लास, मिरर क्या होता है, कांच का हिस्सा होता है, इज द पार्ट ऑफ ग्लास having one side polished, having one side polished, and and other side act as reflector of light। तो दूसरी जो साइड है वो क्या करेगी, प्रकाश का परावर्तन करेगी। दूसरी साइड क्या करेगी बेटा, प्रकाश का परावर्तन करेगी। याद रखेंगे, जल्दी से बताओ बेटा कमेंट करके, यहां तक याद रखेंगे, लिखो, दर्पण, दर्पण शीशे का एक हिस्सा होता है, शीशे का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है, जिसकी एक सतह, जिसकी एक सतह पॉलिश होती है, एक सतह पॉलिश होती है, तथा दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, परावर्तन का कार्य करती है, तथा दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करती है। दर्पण शीशे का एक हिस्सा होता है जिसकी एक सतह पॉलिश होती है तथा दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करती है। याद रखना बेटा, ठीक है। हाँ, एक सतह पॉलिश होगी। अब पॉलिश किस चीज की होती है, तो याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जर्नली पॉलिश जो है वो किस चीज की जाती है एक साइड पर, तो बेटा याद रखना
सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। यानी एक कंपाउंड है, यौगिक, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। इसका पॉलिश बेटा किया जाता है। सर नेक्स्ट चैप्टर है? नहीं भैया, नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, ये लाइट वाला टॉपिक ही चल रहा है, उसमें टॉपिक है मिरर। दर्पण जो है वो टॉपिक है, चैप्टर नहीं है। उसी चैप्टर में टॉपिक है अगला। ठीक है, तो किसकी पॉलिश की जाती है? सभी लोग लिख लो बेटा। इसके ऊपर जो कांच दर्पण में जो पॉलिश की जाती है वो किसकी की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। किसकी की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ आज मैं, देखो ध्यान से सुनना। आप लोग जिसका वेट कर रहे थे ना, उसी चीज़ का देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अपने यूट्यूब पर। जैसे आप वेट कर रहे थे ना कि सर साइंस का और हिंदी का महामुकाबला कब आने वाला है, यानी देखो स्वाति मैम और मेरा जो है एक वो हुआ था कंपटीशन, क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो आप लोग ना इस वीडियो का वेट कर रहे थे ना कि कहाँ पर मिलेगा सर ये हमको वीडियो, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। ठीक है, अब देख लेना मैं हार गया कि स्वाति मैम हार गई। ठीक है, आप लोगों को ये देखना है कि मैं हार गया या स्वाति मैम हार गई, तो आप लोग एक बार देख लेना। ठीक, अब भैया पता नहीं कौन हारा कौन जीता, लेकिन आप लोग देख लेना कि इस वीडियो में देखना कौन हारा कौन जीता। देखो यहाँ पर जब आप जाओगे ना RG स्टेट एग्जाम पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर ये वीडियो आ रहा है, पहले होम आया फिर वीडियो आया। तो ये देखो, ये जरूर देखना आप लोग बेटा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी है, पनिशमेंट भी है खतरनाक। मतलब मैंने ये हरी मिर्च है, किसने खाई इतनी हरी मिर्च है, वो किसने खाई, कौन जीता कौन हारा, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है आज। ठीक है, हिंदी वर्सेस मैथ, ये युद्ध जो हुआ है ना हम दोनों का, लड़ाई आपस में, ये वीडियो आपको जरूर देखनी है, कौन हारा कौन जीता RG स्टेट एग्जाम पर। ठीक है, अब आप देखना, मैं नहीं बताऊंगा कौन हारा कौन जीता, मैडम हारी कि मैं हारा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा अपनी क्लास पर। तो सिल्वर नाइट्रेट की क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है बेटा। अच्छा, आपको पता है इसका प्रयोग वोट डालने में भी किया जाता है। वोट जो डालते हैं ना, जैसे वोट आपने डाली है कभी वोटिंग, इसे इलेक्शन इंक भी कहते हैं। जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो उंगली पे जो लगा देते हैं, उंगली पे जो लगा देते हैं, वो भी किसकी स्याही होती है बेटा? वो मतदान की स्याही जिसे कहते हैं, वो भी आपकी सिल्वर नाइट्रेट की ही होती है। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ काम करते हैं बच्चे, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों में ही काम करेंगे। आपके क्या नाम है बच्चों? विकास कुमार गुप्ता जी। तो बेटा इसे मतदान की स्याही भी कहते हैं, मतदान की स्याही भी इसे कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, मतदान की स्याही भी इसे कहा जाता है, ये बात आप लोग बेटा याद रखना। ठीक है, हाँ हमेशा सिल्वर नाइट्रेट का या इसका ही पॉलिश ज्यादातर किया जाएगा बेटा आपको। किसने खाई मिर्च? वो जो इतनी हरी मिर्च थी ना, इतनी चटपटी, तो वो किसने खाई ये देखना उस वीडियो को। और क्वेश्चन भी करवाएं, 5 क्वेश्चन हिंदी के थे, 5 क्वेश्चन आपके मैथ के थे। ठीक है, तो आप लोग उसको देखना कि किसने कौन हारा कौन जीता, वो आप जरूर देखना वीडियो आज, मजा आएगा तुमको। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी हो या आपका साइंस हो। ठीक है, चलो देखना आप लोग उसको जिसने नहीं देखी है। तो क्या कहते हैं बेटा इसको, बोलो। सिल्वर नाइट्रेट को ही मतदान, जो वोट डालते हैं ना उंगली पे लगा देते हैं, उसको ही मतदान की स्याही कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा मिरर। अब हम मिरर के टाइप पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार। ठीक है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? बिल्कुल सर, ये न्यू चैप्टर है? नहीं बेटा, न्यू चैप्टर होता तो मैं लिखता ना कि न्यू न्यू चैप्टर है, ये वही चैप्टर है लाइट वाला, और उसी में ये टॉपिक न्यू है, मिरर। ठीक है, तो मिरर आपने पढ़ लिया, अभी समझा थोड़ा सा, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, लिखो टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। लिखो बेटा, अब हम क्या समझेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर यानी दर्पण के प्रकार। हेडिंग डालिएगा बेटा, दर्पण के प्रकार, हेडिंग सभी बच्चे डालिएगा। टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। अगर कोई पूछे ना कि मिरर के कितने टाइप होते हैं, तो याद रखना। ठीक है सर जी, थोड़ा बेटा वाली वर्ड कम यूज करा कीजिए। नहीं बच्चे, वो कम यूज नहीं होगा बाबू, वो मेरी आदत पड़ गई है, तो वो इतना ही यूज होता है। मैंने कोशिश की कि मैं बेटा कम बोला करूं, तो हालांकि मैं कर नहीं पाता, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है मुझे ना आपको। ठीक है, तो चलो अब सुनो बेटा, टाइप्स ऑफ मिरर क्या होगा? 2 प्रकार के मिरर हमारे होते हैं। पहला लिखें बच्चे, पहला हमारा आता है, लिखो प्लेन मिरर।
क्या आता है पहला बेटा, प्लेन मिरर। इसे लिखें समतल दर्पण। क्या लिखें इसको बेटा, समतल दर्पण लिखें, प्लेन मिरर। ठीक। अब जरा सुनना बच्चे ध्यान से। प्लेन मिरर का मतलब क्या, देखो दो तरह के मिरर हम पढ़ेंगे बेटा। कितने तरह के मिरर पढ़ेंगे, बिल्कुल शिवानी जी बिल्कुल ठीक है, दो तरह के दर्पण पढ़ेंगे। एक समतल दर्पण होगा और एक अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, वो होगा आपका स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे बेटा, दो। अभी फायदा है बेटा, स्वाति मैम की तबीयत कैसी है, अभी उनको फायदा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दर्पण पहला जो टाइप आता है हमारा मिरर का, वो कौन आता है, प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण आता है। अब बेटा समतल दर्पण जब भी हम पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, वो हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। इसके 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझने हैं। देखो जैसे मैं आपके सामने, देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये मिरर है कोई, हाँ देखो बेटा, जैसे ये कोई मिरर है ये, और आपके घर में होगा ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर। देखा है किस किस के घर में है ड्रेसिंग टेबल वाला जो बड़ा शीशा आता है ना, वो किस किस के घर में है, ठीक है। देखो ये आपका मिरर है, इसकी एक साइड, पिछले वाली साइड मैंने क्या कर दिया, पॉलिश। और ये आप हो, ये आप हो गोलू मोलू से एकदम। पॉलिश किसकी होती है, सिल्वर नाइट्रेट। ये आप हो एकदम गोलू मोलू से। ये आपका हाथ है, ये आपका कान है, ये आपका कान है। तो ये आप खड़े हो, शीशे के सामने आप खड़े हो। तो बेटा एक बात बताऊं आप लोगों को, कि जितना आप इस समतल दर्पण, ये घर में जो प्रयोग होता है ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ये जो घरों में प्रयोग होता है ये कौन सा मिरर होता है बेटा, समतल दर्पण होता है, ठीक है। अब देखो ये जितना दूर आप इससे जाओगे, ऐसा लगता है ना जैसे आप दर्पण है उसके ऐसे सामने 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 दूर जाओ, तो ऐसा लगता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो शीशे में दूर जा रहा है, ठीक है। बात समझ पाए बेटा। ऐसे ही आप जब ये प्लेन मिरर है समतल दर्पण, उसके आप नजदीक ऐसे जाना, तो ऐसे लगता है ना कि जैसे मेरा जो इमेज है वो नजदीक आ रहा है, ठीक है जितेंद्र जी बिल्कुल। तो अगर मैं दूर जाता हूं शीशे से तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा इमेज जो उसके अंदर बन रहा है प्रतिबिंब, वो भी दूर जा रहा है। और अगर मैं नजदीक जा रहा हूं तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो इमेज है वो भी नजदीक आ रही है, शीशे में भाग के आ रहा हूं। और शीशे के भाग के जाना दूर, तो ऐसा लगता है शीशे में कोई पीछे भाग के जा रहा है क्या, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, इमेज के बराबर होगी। किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। लिख लीजिए क्या होता है बेटा, वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा बराबर होती है किसकी, प्रतिबिंब की दूरी के। किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है क्या, वस्तु की दूरी। और बेटा वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, क्या कहते हैं, यू। यानी जो वस्तु कितनी दूर रखी हुई है या आप कितनी दूर खड़े हो उसको यू कहते हैं बेटा। जितेंद्र जी ऐसा नहीं होगा बेटा बिल्कुल भी, ठीक है। चलो तो यू है हमारा। अब यहां पर आपका इमेज दिखाइए गोलू मोलू से फिर से आप, ठीक है। यहां पर आपका क्या दिख रहा है बेटा, इमेज। ये आप हो, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ। तो ये u जो है वो किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। यानी जितना वस्तु दूर होती है उतनी उसकी प्रतिबिंब भी क्या होती है, दूर। क्या आपको ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया बेटा, कि समतल दर्पण का पहला पॉइंट यही है कि वस्तु की दूरी जो होगा u बराबर v। मैं लिख सकता हूं u हमेशा किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। वस्तु की दूरी को u कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, ठीक है। समझ पाई लक्ष्मी जी, सभी को समझ में आया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत कुमार सी। चलो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए बेटा आप लोग, बस पिछली क्लास और पढ़ लेना इस चैप्टर की। अच्छा अगला बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऊंचा हाइट होता है ना ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वल टू होता है बेटा, लिखो हाइट ऑफ इमेज। किसके होता है, हाइट ऑफ इमेज के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। लिखो वस्तु की जो ऊंचाई होती है, वस्तु की जो ऊंचाई होती है ये बराबर होती है बेटा किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई के। किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। याद रखेंगे, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। मान लीजिए ये है, इसको मैं शीशे में देख रहा हूं,
शीशे में इसको देख रहा हूं तो इतना ही बड़ा दिखेगा ना। अगर मैंने इसके ऊपर अपना फोन भी लगा दिया, ये लो मैंने इसके ऊपर फोन लगा दिया, तो फोन भी दिखने लग जाएगा। यानी जितना हाइट में इस वस्तु का बढ़ाता जाऊंगा, अपना हाथ लगा दिया इसके ऊपर तो मेरा हाथ भी उस शीशे में दिखने लगेगा। यानी जितना हाइट, जितना ऊंचाई में इसके ऊपर बढ़ाता जाऊंगा, उतनी ही ऊंचाई उसकी भी बढ़ती जाएगी जो आपको दिख रहा है। इमेज का भी हाइट उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। कितने बच्चों को ये दोनों पॉइंट समझ में आए? जल्दी जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को दोनों पॉइंट समझ में आए। कल्पना जी पूछो, क्या पूछ रहे हो बेटा? कपिला जी, ठीक है। चलो अब आता है तीसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा पॉइंट कि हमारा जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, इससे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो बनता है, लिखो, वर्चुअल और इरेक्ट। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा, चिंता मत करना आप लोग। इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी जो प्रतिबिंब इससे बनता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल इरेक्ट बनता है। लिखें, प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा? आभासी और सीधा बनता है। याद रखेंगे, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है बाबू? आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। यानी ये जो प्रतिबिंब आप इसमें दिखोगे ना, ये वर्चुअल दिखोगे और इरेक्ट। देखो, इरेक्ट का मतलब है सीधा। जैसे अगर मेरी मुंडी ऊपर है तो ऐसे थोड़ी मुंडी नीचे दिखेगी मेरी, नहीं। अगर इस पेन का ये जो ऊपर वाला पार्ट इधर है तो ऊपर ही दिखेगा, ऐसे थोड़ी दिख जाएगा। अगर मैंने अपना हाथ ऐसे कर रखा है तो ऐसे ही दिखेगा, ऐसे उल्टा थोड़ी दिखेगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी जैसा आप देख रहे हो वैसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और वर्चुअल का मतलब बेटा, वर्चुअल जो है ना, आभासी, इसका मतलब होता है कि जितनी देर तक आप इस दर्पण में देखोगे उतनी ही देर तक आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसा नहीं कि भैया मैंने देखा और 2 मिनट के लिए फिर मेरा ही दिखेगा, मैं हट गया और 2 मिनट के लिए फिर मेरा ही दिखेगा, नहीं। यानी जितनी देर ऑब्जेक्ट उसके सामने रहेगा उतनी ही देर उसका इमेज भी रहेगा। जैसे ही वस्तु हट जाएगी, इमेज भी हट जाएगा, प्रतिबिंब भी हट जाएगा। इस चीज को क्या कहते हैं हम? इस चीज को आभासी कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। ऐसा नहीं भाई एक बार शीशे के सामने खड़ा हो गया और मैं ये बोलूं कि भाई 2 मिनट मेरी इमेज को बनाना, तो मैं जा रहा हूं वॉशरूम और अभी तू 2 मिनट मुझे ही दिखाना, ऐसा नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? वर्चुअल बनेगी, आभासी। जितनी देर वस्तु इसके सामने रहेगी उतनी देर उसका इमेज भी बनेगा। याद रखेंगे बेटा? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब सबको समझ में आ गया? बताओ बेटा। वर्चुअल इरेक्ट याद रहेगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अब लास्ट पॉइंट डी हमारा आता है, लिखो बेटा। और डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी देर के बाद समझ में आपको ये आने लगेगा। लिखो, फोकल लेंथ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। लिखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है। अब इसका मतलब आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा बेटा। अनंत का ये सिंबल होता है, थोड़ी देर बाद जब आपको इसका मतलब समझ में आने लगेगा। ठीक है। हाँ, उसका भी बताऊंगा बेटा, चिंता मत करो। कितने पॉइंट हो गए? चौथा, 4 पॉइंट। अगला आता है पांचवा। देखो, ये चौथा पॉइंट है, मैं इसको समझा नहीं रहा हूं, मैं समझा ही नहीं रहा। क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि अभी समझ में ही नहीं आएगा चौथा पॉइंट। 10 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं आपको मिरर का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जिसका नाम होगा। ठीक है बेटा? चलो, तो लिखो, एक और टाइप इसका होता है मिरर का बेटा, लास्ट लिखें। पांचवा टाइप जो आता, पांचवा पॉइंट जो आता है, लिखो, इमेज फॉर्म इज इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड।
इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है बेटा, लेटरली इनवर्टेड बनती है, यानी प्रतिबिंब प्रतिबिंब पार्श्व अनुक्रमणीय बनता है। कैसा बनता है बेटा, पार्श्व अनुक्रमणीय बनता है, पार्श्व अनुक्रमणीय बनता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है बेटा कि राइट आपको लेफ्ट दिखेगा, यानी दायां जो है वो क्या दिखेगा आपको, बायां दिखेगा, और बायां जो है वो आपको दायां दिखेगा। जैसे एम्बुलेंस देखा है लिखा हुआ उल्टा लिखा रहता है, लेकिन प्लेन मिरर में देखते हो तो सीधे से सामना दिखता है, सही दिखता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ना कि मैं इधर होता हूं ना, आपको पता है मैं अपने लेफ्ट में हो रहा हूं और कैमरे में मैं राइट में हो रहा हूं। यानी आप जब आपकी टी शर्ट पर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपको ना जब शीशे में देखोगे तो ऐसे घूम के दिखते हैं, लेटर जो है ऐसे घूम के दिखते हैं, जैसे दर्पण मिरर इमेज रीजनिंग में पढ़ते हो ना, मिरर इमेज, तो यही तो मिरर इमेज है बेटा, राइट दायां बायां दिखता है, बायां दायां। और ये किसकी घटना है, समतल दर्पण की घटना है। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, चौथा वाला मैंने समझाया नहीं है इसीलिए इसको समझाऊंगा जब हम दूसरे टाइप का मिरर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा, स्पेरिकल मिरर होगा बेटा। सर लेफ्ट और राइट में दिखता है वो इमेज कैसा है, सीधा बेटा यही तो है वो, रियल लेटरली इन्वर्टेड राजकुमार जी। ठीक है, किस किस को ये बेटा, पांचों पॉइंट, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला। वर्चुअल का मतलब जितनी देर आप देख रहे हो उतनी देर आपका क्या बनेगा बेटा, प्रतिबिंब। लेकिन जैसे ही आप हट जाओगे आपका प्रतिबिंब भी हट जाएगा, इमेज भी हट जाएगा। इस चीज को वर्चुअल कहते हैं बेटा। सर लेंस और मिरर अलग अलग हैं क्या, पूजा जी कह रहे हैं, हाँ बेटा जमीन आसमान अलग अलग है ना, ऐसे ही लेंस और मिरर अलग अलग है। ठीक है, तो हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे, अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा, अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर मैं 5 मिनट में आपको पढ़ा भी दूं। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी बेटा हमारी, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, प्लस लेंस पढ़ेंगे। यानी बहुत सारी चीजें बेटा हम करेंगे, लेकिन कब, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा। कब करेंगे बोलिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल हम करेंगे बेटा इसकी चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी, यानी टॉपिक होगा लाइट 03। आज लाइट 02 है, तो कल हम पढ़ेंगे लाइट 03। यानी अभी तो मिरर का एक ही टाइप पढ़ाया अपने, दर्पण का एक प्रकार, कल पढ़ेंगे दर्पण का दूसरा प्रकार जो को होगा गोलीय दर्पण, लेंस पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे प्रकाश का। तो बेटा किस किस को ये समझ में आई आज की क्लास, अपना प्यार भरा मैसेज जरूर बताएं मुझे। और आरपीएफ की कल से क्लास शुरू होने वाली है, तो आप टाइम लिख लो बेटा, सभी बच्चे टाइम लिख लो आरपीएफ के लिए। सुबह कितने बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कौन से चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, रैंकर्स गुरुकुल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा ये, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा हर एग्जाम के लिए। और एप्लीकेशन का टाइम क्या है बेटा आपका, डेली का ये जो एप्लीकेशन पर क्लास चलती है वो 11 बजे से लेकर कितने बजे तक चलती है बेटा आपकी, 12 बजे तक बच्चों क्लास चलती है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया नहीं आई। इसमें दो दो प्रतिबिंब बनते हैं, दो दो नहीं बनते बेटा, एक ही तो बनता है राहुल। ठीक है, कल मिलते हैं आप सभी से, बहुत बहुत धन्यवाद। लेंस फॉर्मूला सब कुछ बताऊंगा तुमको, तो कहने की भी जरूरत नहीं है, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला सब पढ़ाएंगे तुम्हारे गुरुजी, बस तुम परेशान मत हो। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना बस उसको सीक्वेंस से पढ़ते जाओ बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ही आज के लिए, मिलता हूं आपसे फिर मैं कल सुबह 10 बजे और 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है।